आए हैं, गुरुजी हमारे आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। सरस्वती के नंदन, सरस्वती के नंदन, गुरुजी हमारो अंतरनाथ। बोलो जिन शासन देव की जय। बोल शंभुनाथ भगवान की जय। सभी महानुभाव से विनंती है कि कृपया चप्पल काली वाली थैली है उसी में रखे, पहन के अंदर न आवे, यही विनंती है सभी से। कृपया ध्यान दें, बाहर प्लास्टिक की काली थैली रखी गई है, उसी में चप्पल रखे। ये बोल शंभुनाथ भगवान की, जिन शासन देव की, परम पूज्य आचार्य श्री रत्न सुंदर जी महाराज साहब की, सभी संत सतियों की वंदे वंदे वंदे। सामूहिक गुरु वंदना। इच्छा में क्षमाशनो। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावणं एषो पञ्चनमुकारो सम्भवावपणासनो मङ्गलाणं च संवेशिं पडमौ हवै मंगलौ। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भयवहु जय स्वाणं बभवो तिठयराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो कल्याणपादपारमं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाद हो गया। एक के पास संपत्ति पर्याप्त थी, दूसरे के पास
बुद्धि पर्याप्त थी। एक ने ये बोला, दुनिया में कहीं भी जाओ तो मेरे पास संपत्ति हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। दूसरे ने बोला, यदि बुद्धि होगी तो मेरे पास तो सब कुछ कर पाएंगे। दोनों के बीच में संघर्ष हो गया, फैसला नहीं आया। गांव के राजा के पास गए। राजा भी फैसला नहीं दे पाया कि इस दो में से ज्यादा ताकतवान कौन है। दूसरे राजा पे एक चिट्ठी लिख दी, ये मेरे राज्य के दो लोग आते, आप उनका सही फैसला कर देना। वहां गए, राजा ने चिट्ठी पढ़ी। न मालूम राजा के मन में क्या हुआ, राजा ने सीधा इतना किया, दोनों के फांसी लगा दो। दोनों हिल गए। फांसी लगा देने की बात, कल 10 बजे के पहले उनको फांसी मिलना चाहिए। और जब तक फांसी नहीं थी, दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। अभी वो बुद्धि वाला पैसे वाले को पूछते कि क्या लगता है, तेरे पैसे से फांसी कैंसिल हो जाएगी? ये तो राजा है, लाखों करोड़ों रुपया देगा तो भी तेरी फांसी वो कैंसिल नहीं कर पाएंगी। लगता है तू पैसे से कुछ कर पाएगा? उसने बोला, लगता तो नहीं है, तेरी ही बुद्धि काम आ जाएगी। क्या करना है तो कि एक काम करना, कल फांसी तक जाए ना, इनके पहले तू ये बोलना कि मुझे पहले लगा दो, मैं ये बोलूंगा इनके पहले मुझे फांसी लगा दो। अभी कोई तर्क काम लगने वाला नहीं था। उनको लगा कि पैसा बिल्कुल नपुंसक है, अभी मैं कुछ कर नहीं पाता। और दूसरे दिन 10 बजे ये फांसी की जगह पे जाते थे, बादशाह खुद आया देखने के लिए। और ये दोनों के बीच में ये तूफान हो गया। वो बोला कि राजन सबसे पहले मुझे चढ़ाओ, और दूसरा बोला मुझे चढ़ाओ। राजा को लगा बचने के लिए कोई बात करते, मरने के लिए तो बात कोई नहीं करते, और ये तो मरने की बात करता है। तब राजा ने उनको पूछा कि भाई मरने की जल्दबाजी इतनी क्यों है? तो कि आपको मालूम नहीं? मेरे राजा ने आप पर जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या लिखा मुझे पता नहीं, मगर आपको मैं सही बात बता दूं, हमारे राजा ने ज्योतिष को पूछा था और इतना ही कहा था, दो में से जिसको पहली फांसी लग जाएगी, यदि आपने उनको फांसी दे दी, ज्योतिष ने स्पष्ट कहा था, यदि उनको फांसी दे दी आपका पूरा का पूरा वंश खत्म हो जाएगा। हमारे राजा को ज्योतिषी ने यह कहा कि ये दोनों जहां मरेंगे उस ये हालत होगी। हमारे राजा फांसी देना चाहते तो उसके गांव पे क्यों नहीं दी, आप पर क्यों भेजा? मगर वो ज्योतिषी ने स्पष्ट बोल दिया है कि ये जो पहले वाला मरेगा वो जहां मरेगा उसका राजा का वंश पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी और सब पब्लिक खत्म। और एक बात मुझे भी बोला है कि मुझे जहां मार देंगे वहां सूखा गिरेगा, अकाल गिरेगा। मैं चाहता हूं अकाल गिरे तो आदमी बच सकता है, मगर राजा आप ही चले जाए तो कौन बचेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी चढ़ जाऊं। ये बोलता है जल्दी। राजा ने बोला दोनों को माफ करता हूं, तुम्हें गांव पे चले जाओ। तब अभी आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में शिक्षक भी आए, विद्यार्थी भी आए। बड़ी गंभीर बात को लेकर के इस परिवर्तन प्रवचनमाला में रियली वी आर एजुकेटेड इनकी बात करना चाहता हूं। ये बुद्धि और ये पैसा, भोजन मिल जाता है, भूख समाप्त हो जाती है, पानी मिल जाता है, प्यास समाप्त हो जाती है, गाड़ी मिल जाती है, थकान समाप्त हो जाती है, चश्मा मिल जाता है, देखने की जो तकलीफ थी वो तकलीफ समाप्त हो जाती है। आज इस सभा में बैठने वाले सभी को, टीचर को, प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को, सभी को पूछना चाहता हूँ, पानी मिला प्यास गई, भोजन मिला भूख गई, गाड़ी मिली थकान गई, एजुकेशन मिला, व्हाट इज द रिजल्ट? भोजन से यदि भूख की समाप्ति, पानी से प्यास की समाप्ति, गाड़ी से थकान की समाप्ति, पैसे से असुविधा की समाप्ति। एक असुविधा रहती थी, पैसा हो गया, सुविधा मिल गई। तो पैसे का रिजल्ट क्या है पता है, भोजन का रिजल्ट क्या है पता है, पानी का रिजल्ट क्या है पता है, गाड़ी का रिजल्ट क्या है पता है, एजुकेशन का रिजल्ट क्या है? यहां जो भी बैठे ये बच्चे लोग इतने निर्दोष इस उम्र में
हजारों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते, टीचर पढ़ाते हैं, बट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन? आप कहीं भी चले जाओ, विदाउट रिजल्ट हमें इन्वॉल्व होने का प्रश्न नहीं होगा। आज भले तुम बोलो, मगर मैं वेदना से कहना चाहता हूं, करीबन करीबन 90% बच्चे की मानसिकता ये है कि उसका एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट है मगर इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट आई वुड लाइक टू से, इन्वॉल्वमेंट जरूर है मगर इंटरेस्ट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट मजबूरी से है। एक माँ बाप ने भी ये बताया कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो आगे जाके भूखा मरेगा, इसलिए वो आते हैं, मगर विदाउट इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट क्या कर पाएगा? इस प्रवचन में मेरा इंटरेस्ट है तो इन्वॉल्वमेंट दिल देके कहना चाहता हूँ। भले आप बोलो या ना बोलो, मैं मिमिक्री प्रोग्राम नहीं करना चाहता हूँ, मगर इस बच्चे को बोलो, स्कूल में जाने का उनको उत्साह नहीं है, स्कूल में जाना पड़ता है। सुबह होती है, समय हो जाता है, बस आ जाती है, चलो पढ़ने के लिए वो भागना पड़ता है, मगर करीबन करीबन अंदर में कोई उमंग, उत्साह, चलो मुझे स्कूल में जाना है, पापा जल्दी तैयार करो, मम्मी जल्दी तैयार करो, ये भाव करीबन करीबन नहीं आता है। आई एम राइट? निखिल में क्या इतनी संख्या में आने वाले इस बच्चे को मैं धन्यवाद देता हूं, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को धन्यवाद देता हूं, इस परिवर्तन प्रवचन में ये चीज सुनाने के लिए आप इनको लेकर के आए, बहुत धन्यवाद है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन? सीधी बात बताऊं, आप भी देखो, जहां भी आपका इंटरेस्ट नहीं होगा और इन्वॉल्वमेंट होगा, आप क्या करेंगे? जल्दी भागेंगे। बिल्कुल बराबर है ना? पूरे जीवन की व्यवस्था में देखो, इंटरेस्ट होगा तो इन्वॉल्वमेंट में आनंद आएगा, और इंटरेस्ट नहीं होगा तो इन्वॉल्वमेंट में कोई मजा नहीं आएगी। तो इस बच्चे को मैं पूछना चाहता हूँ, प्रिंसिपल को, टीचर्स को पूछना चाहता हूँ, व्हाई देयर इज द नो इंटरेस्ट इन एजुकेशन टू किड्स? इन बच्चों को इस एजुकेशन में इंटरेस्ट क्रिएट करने की जिम्मेदारी आपकी थी, वो क्यों नहीं होता है? इफ यू आंसर, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, इफ यू वुड लाइक टू आंसर। 2-5 शरारती बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है, माफ कर सकते हैं, मगर मास का इंटरेस्ट नहीं है। 2-5 बच्चे का इंटरेस्ट है, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। व्हाई? इफ यू आंसर, आई वुड लाइक टू नो। क्या सराउंडिंग, क्या? ओके, व्हाट इज द एटमॉस्फियर? ये क्यों हुआ? मगर इन छोटे बच्चे को इस पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? व्हाई नॉट? नहीं, मैं भूखा हूं तो भोजन में मेरा इंटरेस्ट है, मैं प्यासा हूं तो पानी में मेरा इंटरेस्ट है, मैं थका हुआ तो गाड़ी में मेरा इंटरेस्ट है, मैं असुविधा का शिकार हूं, पैसे में मुझे इंटरेस्ट है। इन बच्चों को इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ओके, मगर वो डेफिनेशन तो बहुत दूर की बात है। इन छोटे बच्चे को बताओ कि अपने आप को जानने की बात तो उनके पास तो बहुत दूर की बात है। एक बात बताऊं, आज 3 बात आपसे करना चाहता हूं। यदि ये रिजल्ट है तो निश्चित तौर से बेटे को इंटरेस्ट आएगा, निश्चित तौर से आएगा। आपकी स्कूल की दीवार पे करीबन कई जगह, सिटी की तो मुझे मालूम नहीं, एक बात बताऊं, मैं सिटी में भी कई स्कूल में जाके आया और छोटे छोटे खेड़े में भी कई स्कूल में जाके आया। दोनों के बीच में एक फर्क देखा है। करीबन खेड़े की स्कूल में वॉल पे जो स्लोगन लिखा है ना, वो स्लोगन निश्चित तौर से एक आनंदित कर देता है। मॉरल का, कल्चर का, स्पिरिचुअल का, पवित्रता का स्लोगन खेड़े की स्कूलों में बहुत देखा। ये सिटी की स्कूल में स्लोगन है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर एक स्लोगन व्यापक है, कॉमन माने कहीं भी चले जाओ एक स्लोगन है, सा विद्या या विमुक्त है। नंबर 1, एजुकेशन का रिजल्ट क्या है? भोजन का रिजल्ट भूख की समाप्ति है, तो एजुकेशन का रिजल्ट मुक्ति है। सा विद्या या विमुक्त है। हमने एजुकेशन इसको कहा जो मुझे मुक्त कर देती है। किससे? वो बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। विद्या मुझे मुक्त कर सकती है, नंबर 1, विकृति से। इस छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा विकृति माने ट्रैक को छोड़ने की बात। ये छोटे बच्चे अपने माता पिता के सामने गलत कुछ बोल नहीं पाएंगे, विकृति है। एक बात बताऊं, हमारे वहाँ बुद्धि का भी 2 पोर्शन है।
एक विशिष्ट बुद्धि, एक विशुद्ध बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि और विशुद्ध बुद्धि ये विकृति को चैलेंज कर देगी। मेरा छोटा साधु भी जिस दिन साधु बना उस दिन उनके मन में एक भाव तो आ गया कि किसी के खिलाफ मुझे बोलना नहीं है। आज छोटे बच्चे को पूछो माँ बाप का ओबे कितना, टीचर का ओबे कितना। मैं पढ़ता था, मैं भी स्कूल में गया, मैट्रिक तक पढ़ा, मगर एक बात बताऊं, जब भी स्कूल में टीचर आते थे ना, आनंद से सब विद्यार्थी खड़े हो जाते थे। आज मुझे मालूम नहीं वो व्यवस्था है कि नहीं, मगर वो व्यवस्था थी। जैसे टीचर की एंट्री होती थी सब लड़के आनंदित, और कोई टीचर का सब्जेक्ट होता ना, इतना आनंदित हो जाते कि उनके सब्जेक्ट के लिए वो टीचर की राह देखते थे कब टीचर आए। और वो पढ़ाते थे नहीं, पढ़ाने के साथ जो इंटरेस्ट क्रिएट करते थे, इट वॉज द रियली मिरेकल। तो टीचर सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाते ये भी बात बोलते थे, विकृति को दूर करो और विशुद्धि को आत्मसात करो। नंबर 1, एजुकेशन वो है जो विकृति से मुझे मुक्त कर देता है। आज आपको पूछना चाहता हूं, ये पढ़े लिखे, ये पढ़ने वाले, ये छोटी उम्र वाले बच्चे और बच्ची को ये विकृति से मुक्त होने का सब्जेक्ट स्कूल में कितना है? मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। विकृति से बचते रहो, ये बात, ये स्लोगन तो लिखा है, मगर इस बच्चे को स्कूल में ये स्लोगन का इंप्लीमेंट करने की बात कहाँ आती है? ये बच्चे को आप पूछ सकते हो कि माता पिता के खिलाफ कुछ बोलना नहीं, आपके उपकारी है। टीचर के सामने कुछ बोलना नहीं है, आपके उपकारी है, वो आपको एजुकेशन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। नंबर 1 पहले समझ लो, मुक्ति 3 से। एक विकृति से मुक्ति, नंबर 2 विलास से मुक्ति, नंबर 3 व्यसन से मुक्ति। विकृति, विलास और व्यसन, ये 3 से मुक्त करे वो शिक्षा है। आज आपको पूछना चाहता हूं यहां बैठने वाले को, ये 3 रिजल्ट लाने वाली शिक्षा पूरे हिंदुस्तान में कहां चल रही है? ये 3 रिजल्ट ला करके दिखा दे, सामने ला करके दिखा दे, वो एजुकेशन पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन व्यवस्था में फ्रॉम केजी टू लेकर MBA तक कहां है? आपको बोलने की छूट है। नो आंसर? हाँ, कुछ में है ना, कुछ में छोड़ो ना, ओके, मगर वो इन्हें गिने है ना, क्लास में है, मास में क्यों नहीं है? ये तो शिक्षा की सबसे बड़ी डेफिनेशन को मुक्ति चाहिए। ये पढ़ा लिखा लड़का वो व्यसनी होगा, पढ़ा लिखा लड़का वो विलासी होगा, पढ़ा लिखा लड़का वो विकृत बुद्धि का शिकार बनेगा। तो फिर उसने पढ़ा क्या? हमने उनको पढ़ाया क्या? ये जिम्मेदारी टीचर्स की भी थी, प्रिंसिपल की थी, मैनेजमेंट की थी और माँ बाप की सबसे ज्यादा थी। और गंभीरता से बताना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट को लेकर के जब 7 दिन मुझे बोलना है, तो यहाँ बैठने वाले माँ बाप को भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम मेरे बच्चे के लिए स्कूल भी पसंद करते हो। अच्छी स्कूल आप किसको बोलते हो मालूम है? जहाँ शिक्षा अच्छी होती है, वो वहाँ संस्कार अच्छे मिलते हैं कि नहीं, चेक करने की माँ बाप की भी तैयारी नहीं। माँ बाप क्या करते? वो शिक्षा को चेक करते कि संस्कार को चेक करते? माँ बाप के मन में ख्याल क्या है? सबसे टॉप स्कूल किनको मानी जाती है? पूछो इस सभा में बैठने वाले माता पिता को भी पूछो, ये लड़के की बात कहाँ करता? वो तो निर्दोष, उनको मालूम ही नहीं कि हमको कहाँ रख दिया है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड स्कूल? वेयर देयर इज द एजुकेशन गुड या मॉरल गुड? सबसे महंगी स्कूल है, माने दैट मीन्स व्हाट? जहाँ 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपए की फीस है, वो स्कूल अच्छी? मैं ये नहीं कहता हूँ वो स्कूल गलत है, मैं नहीं कहता हूँ, मगर आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी किस पर है? एजुकेशन टॉप हो वहां, या मॉरल और कल्चर की बात जहां टॉप से चलती वो? और जिन लोगों के हाथ में स्कूल का मैनेजमेंट, उनको पूछना चाहता हूं, आप आपकी स्कूल को अच्छी बनाना चाहते हो तो किसके तौर से? शिक्षा के तौर से कि संस्कार के तौर से? खोखली बात नहीं। संस्कार जरूरी है, वो तो कौन नहीं बोलता है? बाप भी बोलता है, माँ भी बोलता है और सब बोलते हैं। इस दुनिया में एक भी आदमी संस्कार को अवॉइड करने की बात तो करेगा ही नहीं। बट वेयर देयर इज,
आप ये बिल्कुल पक्का पत्ता समझ लो कि एजुकेशन का सबसे प्रथम नंबर का रिजल्ट है विकृत बुद्धि नहीं, व्यसन नहीं और विलास नहीं। सा विद्या या विमुक्ति, हमारे वहां एक व्यवस्था थी, विद्या वो जो मुक्ति दे देती है। आप पूरे ने नालंदा विद्यापीठ में चले जाओ और वो आपको वहां दिखाई पड़ेगा। ये शिक्षा की व्यवस्था वो थी। पढ़ा लिखा लड़का जब स्कूल में से बाहर आता है, तपोवन से पढ़ के बाहर निकलता था, उनके पास एक बड़ी उम्मीद समाज को भी रहती थी, माँ बाप को भी रहती थी और बेटे को भी रहती थी। वो प्राउड के साथ बोलता था कि नालंदा विद्यापीठ में पढ़ के आया हूं, मैं स्टूडेंट कोई मामूली चीज का नहीं हूं, आई एम फ्रॉम नालंदा विद्यापीठ। उनको तुम कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते तो वो ना बोल के बैठा था, इसमें कॉम्प्रोमाइज नेवर, ये संस्कार मुझे वहां से मिले, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। आज क्या बात है, आप बोलो या ना बोलो, मगर मैं बताऊं, टीचर्स को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। भले तुम बोलो या ना बोलो, मगर अंदर से कुछ चुभन तो है कि हम जो रिजल्ट लाना चाहते हैं वो रिजल्ट किसी भी हिसाब से नहीं आ रहा है। देयर इज समथिंग रीजंस, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। सबसे पहले मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। मैं निखिल भाई छोटी सी बात करूं, यहां बैठे हुए टीचर्स भी आए, मुझे आनंद है, और आपको भी बात, चलो ना टीचर्स और ये प्रिंसिपल और स्कूल की बात नहीं, इस सभा में मेरे सामने बैठने वाले श्रोताओं को पूछना चाहता हूं, आपका बेटा गंभीरता से मुझे जवाब देना, आपका बेटा शिक्षित हो उसमें आपको रस है या संस्कारी हो उसमें रस है? 100% जो है वो ही बोलना। क्या है, क्या कर ले, बस सबसे पहले क्या चाहिए? दो में से एक ही मिल सकता है, या तो एक में थोड़ी कमजोरी रहती है तो क्या चाहिए? निखिल भाई क्या करीबन, मैं जो आक्षेप करता हूं, आपको ये मत मानना कि गुरुदेव नेगेटिव अप्रोच पे बात करते हैं। नहीं, नेगेटिव अप्रोच की बात नहीं तो ये परिवर्तन प्रवचन माना में ये सब्जेक्ट में लाता ही नहीं। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि इसमें कुछ थोड़ा सा छोटा सा भी बदलाव आ जाए। शिक्षित रहेगा तो संस्कार आएगा, ये किसके सामने बोलते हो तुम? मुझे समझाते हो? सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में सबसे क्राइम के केस ज्यादा जो करते हैं ना, वो शिक्षित करते, निरक्षर नहीं करते। आपको देखना है तो देख लेना। ये अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने वाले जो भी थे ना, वो सब वेल एजुकेटेड थे, कोई आलू मालू नहीं थे। क्या करते भी तो क्या करते? हमारे वहां पुरानी एक कहावत है, उसमें लिखा है कि निरक्षर आदमी ट्रेन में से किसी की बैग चुरा लेता है। फिर से रिपीट करूं, निरक्षर आदमी ट्रेन में से किसी की बैग चुरा लेता है, साक्षर पूरी ट्रेन चुरा के भाग जाता है। क्या करें? एक छोटी सी बात, मैं जब पढ़ता था ना, मैं मैट्रिक से आगे गया नहीं। 8वीं से लेकर के मैट्रिक तक, वो टाइम मैट्रिक 11वीं में थी या 10वीं में, वो टाइम 11वीं में थी, और प्रिंसिपल थे दवे साहेब। आज तो गवर्नमेंट ने कानून लगा दिया ना कि टीचर लड़का कुछ भी करेगा पनिशमेंट नहीं कर पाएगा, वो था ना, करीबन ये कानून बन गया ना। हाँ, कितनी भी गद्दारी करे, कुछ भी करे, वो कर नहीं पाएगा। और वो हमारा प्रिंसिपल था दवे साहब, निखिल भाई, वो बेल्ट पैंट पे लगा होता ना, जब राउंड में निकलते ना, बेल्ट हाथ में घुमा घुमा के निकलते थे। मारने का तो प्रश्न ही, बेल्ट देख करके कांप जाते थे। और एक दिन ऐसा, वो दवे साहब थे, प्रिंसिपल थे, और ये मूड पे रहता था। एक दिन मैं ही क्लास में से गेट आउट हो गया था, और भगवान से प्रार्थना करता था, गेट आउट हुआ, उनका कोई दिक्कत नहीं था, दवे साहब ना आ जाए।
ये भगवान से गंभीरता से प्रार्थना था, वो प्रार्थना फेल गई और दवे साहब आए और जैसे उनसे देर के देखा ना, निखिल भाई मैट्रिक में था, पैर कांपने लगे और ये बेल्ट ऐसा घुमा घुमा के आते। आज तो किसके बाप की ताकत है, लड़का कुछ भी करे टीचर मार सकता है, गद्दा भी नहीं बोल सकेगा। लड़का टीचर को गद्दा बोलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर लड़का टीचर को, समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लड़के लोग टीचर का कोई भी नाम बना करके कुछ भी बोलेंगे, लड़के को कोई पनिशमेंट नहीं, टीचर को पनिशमेंट निश्चित तौर से होगी। ये गवर्नमेंट ने कहा। सच बोलो, मैं इस सभा में बैठने वाले आप सबको पूछना चाहता हूँ, आपका बेटा शरारती करे, निखिल भाई रिपीट करना चाहता हूँ, आपका बेटा शरारत करे, तूफान करे और टीचर स्कूल में आपके बेटे को मारे, यू आर एग्रीड? यहां बैठने वाले माँ बाप को गंभीरता से पूछना चाहता हूं, आपके बेटे की गलती के हिसाब से टीचर आपके बेटे को कोई पनिशमेंट करे, यू आर हैप्पी? क्या है? क्या है? हाँ, हम तो टीचर को बोलते कि मारने के लिए पैसा नहीं दिया है, पढ़ाने के लिए दिया है। हाँ, यही बच्चा तुम्हें ही मारेगा फिर। हाँ, ये आया ना, ये तो नागपुर है इसलिए अच्छा बोला कि मारने के लिए पैसा नहीं दे, पढ़ाने के लिए दे दे। तुम तो आगे ये भी बोलते, मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए नहीं भेज रहा हूं, तू पूजा करो इसलिए भेज रहा हूं। हाँ, तुम्हारी तो कोई हैसियत औकात क्या है? मेरे पास ये छोटे छोटे साधु ने दीक्षा ली है। कोई भी माँ बाप यदि मुझे बोले, महाराज साहब मेरा बेटा साधु जन में कोई भी गलती करे, आप उनको बोलना नहीं, मैं उनको दीक्षा नहीं दूंगा, घर पे रख तेरे बेटे को। यहाँ गलती करे तो मैं कुछ ये सजा नहीं करूँ, क्या मैं उनकी पूजा करने के लिए दीक्षा दे रहा हूँ? गलती तो होगी, मेरे गुरुदेव ने मुझे मारा है तो उनको मैं मार सकता हूँ? और माँ बाप ये बोलेंगे कि मेरा बेटा कुछ भी करे, आपको कुछ कहना नहीं है। चलो गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बनाया, मगर तुम जाकर के आपने कभी प्रिंसिपल टीचर को, मैनेजमेंट को कहा कि मेरा बेटा कोई गलती करे, शर्म मत रखना, उनको आपके पास भेज रहा हूं। ये फाउंडेशन है मेरे बेटे की इस उम्र का। आने वाले दिनों में इस मेरा बेटा परिवार को संभालेगा, समाज को संभालेगा, देश को संभालेगा, राष्ट्र को संभालेगा, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। और इसलिए मैं बोलता हूं कि जो सजा करनी पड़े करो, कोई चिंता नहीं करो, मेरी ओर से तुम्हें छुट्टी है। आज इस सभा में बेटा गुरुदेव ने मुझे मारा है, मैट्रिक पास होकर के मैं दीक्षा ली, फिर भी आज आपके सामने में बैठ पाया हूं। इनका रिजल्ट यही कि मार खा करके मैं मजबूत बना हूं। और तुम ये बोलते हो कि बेटा कुछ भी करे, कुछ नहीं करना। दिल्ली की स्कूल की प्रीमाइसिस में 40% लड़की सिगरेट पी रही है, सिगरेट स्कूल की प्रीमाइसिस में, और ये कानून, यू कांट से एनीथिंग। और आपका बेटा बिन संस्कारी बनता है, आप टीचर को बोलते कि मेरे बच्चों को तुमने क्या पढ़ाया? मैं बोलता हूं आपने आपके घर में क्या पढ़ाया? और फिर से रिपीट करना चाहता हूं, बच्चे को संस्कारी बनाने की जिम्मेदारी टीचर्स की नंबर 2 पे है, माँ बाप की नंबर 1 पर है। जो माँ बाप अपने बच्चे को अपने घर में संस्कारी नहीं बना सकते, वो टीचर के बाद उम्मीद रखते हैं टीचर के बच्चे की तुम्हारे बच्चे हैं। मैं था मैट्रिक में, और वो जोशी साहब की बात करता था, निखिल भाई दवे साहब, यहां याद रहा आपको? और दवे साहब नजदीक आए, कहां भरा था, लगा कि एक तो गिरा, मगर कमाल की बात, दवे साहब ने पीठ पे हाथ रखा, कुछ पूछा नहीं, हाँ प्रार्थना सफल हो गई। कभी सफल भी होती है। हाँ, एक टीचर पढ़ा रहा था मैट्रिक में तो क्या, लड़का पास होके मिला टीचर को, और टीचर ने पूछा, उसने लड़के को बोला, सर आप जो बोलते थे ना कि भगवान को की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, आप ही बोलते थे? तो कि हाँ। आप मानते हो? तो कि अभी भी मानता हूँ, भगवान को की हुई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती है सर, मैं गवाह देता हूँ प्रार्थना फेल जाती है। कैसे? भगवान ने यदि मेरी प्रार्थना सुनी होती तो आप मेरे ससुर होते। समझे नहीं तुम क्या? और निखिल में अंधेरी की बात करता हूं।
अंधेरी में वो दवे साहब ने बेल्ट रख दिया, यहीं पीठ थपथपाई, सिर्फ इतना ही कहा। अंधेरी में उषा टॉकीज थी वो टाइम, मुझे सिर्फ इतना ही कहा, ये उषा टॉकीज का नाम सुना है? अभी वो दवे साहब पूछे सुना है, कैसे बोलूं कि मैं जाके भी आया हूं। मगर जब पूछा कि उषा टॉकीज का नाम सुना है, मैंने बोला सुना है। वहां डोरकी पर रहना है? मैं बोला नहीं, बैठ जा अंदर। ये प्रेम भी था और बेल्ट भी था। क्या ताकत! और पूरी स्कूल की व्यवस्था देखी थी। स्कूल जो जिस ढंग से चलती थी वो ढंग आज खत्म हो गया। नंबर 1, एजुकेशन का श्रेष्ठतम रिजल्ट नंबर 1 मुक्ति है। एक बात बताऊं, ये एजुकेशन के बाद ये प्रवचन भी एजुकेशन है। दिस इज ऑल्सो एजुकेशन व्हाट आई गिव यू। इतने प्रवचन सुनने के बाद आपकी भी विकृति, विलास और व्यसन, इन 3 चीज से आपकी मुक्ति नहीं होती है, तो यह प्रवचन भी आपके लिए फेल है। आना ही चाहिए। मैं जैसे जैसे साधुजन में पढ़ते जाता हूं तो मुझे मालूम ये 3 चीज मेरे जीवन में नहीं आनी चाहिए। ओके, चलो आगे। नंबर 1 आपको ही बोलना है, प्रवचन का सबसे प्रथम नंबर का फल मुक्ति, दूसरे नंबर का फल है तृप्ति। 1 मुक्ति, नंबर 2 का फल है तृप्ति। तृप्ति दैट मीन सेटिस्फैक्शन। कॉपी करने का भाव नहीं। मेरे पास जो है, जो मुझे मिला है उससे मैं तृप्त हूं, ये निश्चित तौर से आना चाहिए। और इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये तो अभी छोटी उम्र में बच्चे हैं, आने वाले दिनों में जब से बड़े होंगे, एमबीए का किसी ने, यहाँ एमबीए पढ़ने वाले तो लड़के होंगे, मगर एमबीए का सिलेबस तुमने देखा है? देखा है, मैंने सिलेबस पढ़ा है। आप सोच सकते हो एमबीए के सिलेबस में तृप्ति की बात है क्या तृप्ति की बात है? तुमने कहीं पढ़ा है तो मैं बताऊं, पढ़ा है? निखिल भी पढ़ा है? नहीं, मैं बताऊं, एमबीए के सिलेबस में यह शब्द लिखा है कि संतुष्टि कभी मत रखना, असंतोष जीवन भर तक आपके हृदय में जमना चाहिए, क्योंकि असंतोष होगा तो ही आपका विकास होगा, तो ही आपको गति मिलेगी। बाजार जिंदा तो ही रहेगा जब तक आपके पास असंतुष्ट है। तो अब यदि संतुष्ट बन गए, आपकी गति रुक जाएगी, आपका विकास रुक जाएगा। एमबीए का अभ्यास कोर्स ये कहता है असंतुष्ट बने रहना, और हमारे वहाँ एजुकेशन ये कहता है इनका श्रेष्ठ रिजल्ट तृप्ति। आपको पूछना चाहता हूं, आप क्या मानते हो? 1 नंबर मुक्ति, नंबर 2 तृप्ति। क्या चाहते क्या हो? ये सीए, ये एमबीए, इंजीनियरिंग, ये डॉक्टरेट, कितनी डिग्री, कितनी ढंग का सिलेबस। और कोई भी लड़के को पूछे ना, तू क्या करता है? जॉब करता हूं, जॉब के लिए भाग रहा हूं। उनके जीवन में गोल क्या है? ओनली वन पॉइंट प्रोग्राम क्या है? 1 पॉइंट प्रोग्राम एजुकेशन का आज क्या है? मैं इस सभा में इतने बड़े छोटे छोटे बेटे के सामने जो टीचर पढ़ाता है उनको पूछना चाहता हूं, कोई जवाब नहीं देगा। यहाँ जो टीचर बैठे, प्रिंसिपल बैठे, उनको पूछना चाहता हूँ, कोई लड़का वाला कोई लड़की आपको खड़े होकर के पूछे, सर मुझे इतना पढ़ने के बाद मुझे क्या बनना है, तो आपके पास जवाब क्या है? आप इनको कौन सा गोल देना चाहते हो? हाँ? वो मान लिया कि आप बोले अनुशासन युक्त सच्चे नागरिक, वो इतनी छोटी उम्र में बच्चा वो समझ नहीं पाएगा, तो वो इनकी भाषा में समझाने के लिए पूछेगा। मगर मैं समझ नहीं पाता हूं कि मुझे क्या बनना है, आप सीधा बताओ कि मुझे क्या बनना है। ये तो बच्चे लोग पूछते ही नहीं ना। नहीं, ये पूछते भी नहीं। ये मैं बोला ना सबसे पहले, विदाउट इंटरेस्ट इन्वॉल्वमेंट है। बेचारा सोना चाहता है, मम्मी उठा दिए, उठ उठ, बस चली जाएगी। वो बोलती कि नींद चली जाती है, बस कहां चली जाएगी? हाँ, यही तो दिक्कत है ना। निखिल भाई क्या लगता है?
माने बच्चे को तो मालूम ही नहीं कि मुझे क्या बनना है। ये तो बस सीधी बात है। मैं बताऊं ना, एक लड़का था ना, उसको मैंने पूछा था बॉम्बे में, तेरी उम्र क्या? अभी सीधा प्रश्न था निखिल भाई उम्र क्या? तो उसने मुझे कौन सी उम्र? अभी पहली बार मुझे पता लगा उम्र भी कौन सी, माने डिफरेंस ऑफ उम्र है क्या? तब मैंने उनको पूछा माने उम्र माने क्या? सीधी बोलते नहीं उम्र क्या है? नहीं माना साहब कौन सी उम्र? तब मैंने पूछा कि माने तू ये बताता है उम्र माने कौन सी माने क्या? तो उसने बोला देखो महाराज साहब, जब ट्रेन में जाता हूँ ना, हाइट छोटी है तो कम उम्र का होता हूँ। स्कूल में मुझे एडमिशन लेना था, पापा ने बड़ी उम्र दिखाई और घर में रेगुलर उम्र चल रही है। आप कौन सी पूछ रहे? कौन सी उम्र है बोलो? यही स्थिति है। एक बेटा आपको यदि पूछे कि व्हाट आई वुड लाइक टू बी इन फ्यूचर, एक बात कहना चाहता हूं आपको सबको भी, और इस छोटे बच्चों को भी कहना चाहता हूं, तीन चीज को संभाल लेना, कल्चर को, नेचर को और फ्यूचर को। यहां बैठने वाले जो भी टीचर, शिक्षक, शिक्षिका, उन सबको कहना चाहता हूं, इन छोटे बच्चे के कल्चर को संभाल के रखना। सच बताऊं, मैं टीचर को पूछना चाहता हूं, इस स्कूल में, आपकी स्कूल में एक छोटी लड़की और छोटा लड़का आपको पूछता है कि मेरे घर में मेहमान आने वाले और पप्पा ने बुलाई, मेहमान बहुत अच्छे हैं, हमारे घर में अतिथि का सत्कार तो हुआ ही है, एक काम कर, आज स्कूल में आधा घंटा लेट जाना, अतिथि का सत्कार करना हमारा कल्चर है। क्या जवाब रहेगा आपका? आपको से क्या है? हाँ, स्कूल का डिसिप्लिन है, टाइम पे आना। इतना मुझे बताओ ना, कल्चर, नेचर और फ्यूचर की जिम्मेदारी आपकी है। आपको मालूम है, इनके कल्चर को मुझे बचाना है। जो पवित्रता संस्कार लेकर के आए उनके कल्चर को मेरी स्कूल में पढ़ने के बाद बाहर जाएगा, उनको निश्चित तौर से लगेगा कि कल्चर की सुरक्षा एजुकेशन में हो गई। पूछना चाहता हूं वेदना से, सच बोलो, आज का एजुकेशन कल्चर को सुरक्षित करने की गारंटी देता है क्या? जो कल्चर मुझे मेरे माता पिता से मिला था, ये छोटे बच्चे को कल्चर उनसे नहीं मिला, उनके माता पिता से मिला है। अपने घर का ये संस्कार है। तो जो माता पिता ने बच्चे को कल्चर दिया, वो कल्चर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस एजुकेशन की है कि नहीं? लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, कल्चर, नेचर और फ्यूचर, तीन को बचाने का काम निश्चित तौर से एजुकेशन करता है। ये बोलने की क्षमता, क्या जवाब किया? What is the answer from you? मेरे पास साधु बनने वाले का कल्चर, नेचर और फ्यूचर तीनों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं समझता हूं ये तो मेरे बस में है, मेरी शरण में आया है। उनकी तीन की हत्या करने का पाप मैं कभी नहीं कर सकता हूं। तो इतने बड़े, इतनी संख्या में बच्चे लोग आ रहे हैं, जिस टीचर के पास 15, 20, 25 टीचर हैं, और उनको लगना चाहिए कि माँ बाप ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर दे दी है, इनके कल्चर को, नेचर को और फ्यूचर को निश्चित तौर से हम संभाल लेंगे। चलो आगे। आपकी ओर से जो जवाब मिलना चाहिए निखिल भी नहीं मिल रहे हैं। ओके, नेचर की चलो मान लिया, कल्चर की बात रूढ़िवाद है, क्योंकि मुस्लिम कल्चर अलग होता है, हिंदू कल्चर अलग होता है, पटेल कल्चर अलग होता है, जैन कल्चर। ओके, नेचर की बात, ओके, मार्क्स कितने? बस मार्क्स क्यों नहीं? एक बात बताऊं, आज के बच्चे मार्क्स के पीछे पागल है। मैं यही तो कहता हूं ना, मार्क्स के पीछे पागल है तो मार्क्स क्यों नहीं रखे? आप पूरे टीचर का एसोसिएशन होकर के गवर्नमेंट को पत्र लिखो, जब तक ये एजुकेशन में सब्जेक्ट नहीं गया तब तक हम पढ़ाएंगे नहीं। आप ये ताकत ले लो।
हाँ? मैं वही तो कहता हूं, तो और हमारा और आपका वे समान चल रहा है, बस आनंद है। और एक बात बताऊं, आप इनका आंदोलन चलाओ, मैं लीडिंग लेने के लिए तैयार हूं, करो शुरू। ये नागपुर से एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए कोई प्रयास तो करना, वी शैल ट्राई। मे बी पॉसिबल कि सक्सेस हम न भी बने, मगर कोई ट्राई तो करेंगे। ये निश्चित तौर से आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो बेचारे खत्म हो जाएंगे, खत्म। अनुशासनहीनता आ गई। एक गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया कि बच्चे को कुछ नहीं करना है, चाहे कुछ भी करे। आप अनुशासनहीनता निश्चित तौर से आएगी, आ रही है। अभी क्या तुम बताओ, अभी मैं बंबई में था, एक टीचर ने स्कूल लड़के बोले तूफान कर रहे थे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बैठे ही नहीं। और आपको मालूम है निखिल पे, कानून की कलम तुमने पढ़ी नहीं, मैंने पढ़ी। कोई टीचर बच्चे को गद्दा भी नहीं बोल पाएगा, गद्दा भी नहीं। शैतान जैसा काम करेगा फिर भी गद्दा नहीं बोलना है। और एक टीचर, वो पुराने जमाने की बात करता हूं, 15-20 साल पहले की टीचर ने बोल दिया, कितना भी प्रयास करे कोई लड़का बैठे ही नहीं। तब टीचर ने कहा ए सब बैठ जाओ, कोई बैठे नहीं। टीचर को अभी बैठाने के लिए कोई नया तरीका लगाना पड़ेगा। तो टीचर ने बोल दिया जो गद्दा है वो खड़ा रहे। सब बैठ गए एक लड़के को छोड़ के। तब टीचर ने कहा तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सर सुना। फिर क्यों खड़ा है? आपको कंपनी देने के लिए। अरे बेवकूफ का सरदार। अब ये क्या करेगा? टीचर भी क्या करेंगे? टीचर खुद बैठ गया, लड़का नहीं बैठा, टीचर को बिठा दिया। नंबर 1 मुक्ति चाहिए और नंबर 2 तृप्ति चाहिए। तृप्ति का अर्थ, मैं ये नहीं कहता 2 रुपया का 25 रुपया 50 रुपया लेकर के जिंदगी पर बैठ जाएगा, ये नहीं कहता हूं। पढ़ा लिखा आदमी करोड़पति अबजपति बने, उसमें साधु जीवन में कोई आपस में नहीं हूं। मगर एक बात निश्चित तौर से, वो पैसा बनाने के लिए ट्रैक छोड़ने की बात नहीं करेगा, तृप्त रहेगा। ट्रैक पे चलते चलते मुझे जो मिलेगा वो ठीक है, मगर ट्रैक छोड़ के मैं करोड़पति अबजपति बनना नहीं चाहता हूं। ये दूसरे नंबर का रिजल्ट है। पढ़ा लिखा आदमी निश्चित तौर से मुक्त बनेगा, नंबर 2 तृप्त बनेगा, और नंबर 1 तृप्ति, नंबर 1 मुक्ति, नंबर 2 तृप्ति, नंबर 3 भक्ति। नंबर 1 वो मुक्त बनेगा, नंबर 2 वो तृप्त रहेगा, और नंबर 3 भक्त बनेगा। किसका? माँ बाप का, टीचर्स का, अपने गुरुजनों का, अपने भगवान का, अपने राष्ट्र का, अपनी मातृ संस्था का। उनके मन में एक भाव आएगा, इतना बड़ा उपकार है मेरे पर, जिसने मुझे शिक्षा दान दी, जिसने मुझे पढ़ाया, इस संसार के बाजार में मेरी ताकत जिसने बढ़ा दी, वो टीचर रास्ते में मिल जाए तो भी झुक जाने का मन हो, ये भक्ति का भाव। आज मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, भक्त बनाने का काम आज के एजुकेशन ने कितना किया, या तो कितने भक्त बने? निखिल भाई बताऊं, मैं मलाड से अंधेरी पढ़ने के लिए जाता था। आज इस साधु जीवन में भी मैं आई एम हैप्पी। ऐसे कोई भी टीचर रास्ते में मिल जाते थे, एक मजबूरी से नहीं, अहोभाव का एक हृदय में रुझान रहता था। टीचर्स खुद पहचानते थे नहीं, मगर मैं टीचर्स को बोल के कहता, टीचर्स आपके हाथ के नीचे मैं साइंस पढ़ा, क्या आप सही ढंग से पढ़ाते थे, आपका बहुत शुक्रिया। एजुकेशन से मैं बताऊं, मेरी दीक्षा के समय अपने रिश्तेदारों को तो मैंने सबको बुलाया था, मगर पहली से लेकर के मैट्रिक तक जो भी टीचर्स के हाथ के नीचे पढ़ा, उन सबको भी मैंने बुलाया था। एक मन में भाव था कि आपके हाथ से मेरी शिक्षा चली है।
एक साधु जीवन पे आने के पहले भी वो शिक्षा देने वाले टीचर के प्रति भी मेरे मन में एक भाव था। आज 9:45 बजे 15 मिनट का समय मैं आपको बताना चाहता हूँ भक्त क्या हो सकते। मेरे माँ, मैं कॉमर्स में था और दीपक भाई कॉमर्स में एक जोशी साहब थे, पढ़ने में बहुत कमजोर, और कॉमर्स की व्यवस्था कमाल इतनी थी, जब पहले पढ़ता था ना तब पैसा आ जाए तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, बोलो ना, हाँ? मगर कॉमर्स में क्या होता है, आवे तो उधार अने जाए तो जमा, ये कॉमर्स का सूत्र था। आवे तो उधार अने जाए तो जमा, ये दिमाग में बैठे ही नहीं कि 7 साल तक पढ़ा वो सच्चा कि ये पढ़ा। और उसमें कंफ्यूजन में 8वीं क्लास में टर्मिनल में 0 मार्क आया, और मैट्रिक था, मैट्रिक में टीचर ने शोर सजेशंस दिए और उसमें एक प्रश्न था, औद्योगिक विकास के महत्व के जो भी कारण है वो कारण लिखो। और टीचर ने सिर्फ इतना बोल दिया, जो भी लड़का कमजोर है वो 5 साल पहले का मैट्रिक का पेपर रिफर कर ले, उसको पता लगेगा दिस क्वेश्चन इज मस्ट, आएगा आएगा निश्चित तौर से आएगा। 25 मार्क का प्रश्न, और मैं कमजोर था पढ़ने के लिए, 35 मार्क आ जाए तो भयो भयो, हाँ बहुत हो गया। और हुआ क्या मालूम है निखिल भाई, जोशी साहब ने मेरी सामने देखा वो क्लास में, मैं नीची दृष्टि रख करके बैठा था, सर इतना बड़ा 25 मार्क का क्वेश्चन उनको मेमोरी में याद रखना अपने बस की बात नहीं। टीचर मेरा दोस्त ऐसा करता है, इस छोटी उम्र में 11वीं क्लास में कॉमर्स की एनुअल एग्जाम है, पिताजी के पैसे, तेरी जिंदगी का एक गोल्डन ईयर्स चल रहे, तू फेल हो जाएगा थोड़ा चलेगा, मैं पास कर दूंगा तुझे। बोले सर ये आप बताओ कि किस ढंग से इस क्वेश्चन को सुलटाना है। इस सभा में बैठने वाले छोटे बच्चे को, मैं यहाँ बैठी हुई मैडम को और टीचर्स को भी इतना कहता हूँ, ये थोड़ी ये भी एजुकेशन सिस्टम चालू करो। निखिल में मालूम है टीचर ने कहा, जोशी साहब ने सब लड़के बैठे, उसने बोला देखो ये 25 मार्क का क्वेश्चन आपको 25 में से 24 मार्क मिले, ऐसी व्यवस्था में कर देता हूं। माने क्या ऐसी व्यवस्था, माने क्या दीपक भाई? हाँ तुम समझे, वो ही समझे ना, क्या समझे तुम? क्या? हाँ हाँ नकल, ये सब अकल बिना के आदमी बैठे इसलिए नकल की सोच रहे हैं, वो नकल की बात नहीं करते थे वो। हाँ आप कैसे पास हो जाओ वो तरीका दिखाए तो बड़ी दिक्कत थी। तो जोशी साहब ने एक बात बताई कि चल दूसरा कुछ नहीं याद आता है, बहुत लोग थे कमजोर लड़के, और इतना बता दिया तुम्हें सब कुछ याद नहीं आता है, चलो मैं इतना बताऊं, एक लाइन याद कर देंगे। तो बोला क्या? हीरो माट्रा पाले साफाने, दैट्स ऑल। तुम समझे कहीं? मैं भी नहीं समझा था। तो टीचर को पूछा सर ये हीरो माट्रा पाले साफाने दैट मीन्स व्हाट? बस हो गया तुम्हारा 25 में से 24 पक्का। कैसे? तो टीचर ने बताया देखो औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किसी भी देश को जो चाहिए वो इसमें आ गया। क्या आ गया? कैसे? हीरो माट्रा पाले साफाने, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पावर, लेबर, साइट, नेशन एंड फाइनेंस। हीरो माट्रा पाले साफाने, हो गया काम तुम्हारा। आज तुम समझ सकते हो, आज एज ऑफ 65 मैं मैट्रिक पढ़ा 50 साल के पहले, ये 50 साल पहले की वो बात हीरो माट्रा पाले साफाने आज भी मेरे डेप्थ तक चली गई है। वो जोशी साहब की आंख आज आंखों के सामने आती है, वो करुणा, वो प्रेम। तुम फेल हो जाएंगे, तुम्हें मालूम नहीं, तुम मैच्योर नहीं हो। आपके पिताजी की क्या उम्मीद है? इतनी महंगाई में वो पैसे की फी कहां से भरते? तुमने पिताजी ने कभी कहा तुम फेल कैसे हो सकते हो? नहीं। और तुम फेल हो तो मेरी भी तो गुडविल खत्म हो जाएगी। ये जोशी साहब का शब्द, मेरी गुडविल का भी प्रश्न है। मेरे क्लास में पढ़ने वाला बेटा थोड़ी प्रमाद के हिसाब से फेल हो जाए, नहीं। आप एक काम करो, समझ में आ गया? हीरो माट्रा पाले साफाने समझ में आ गया? समझ में भी आया। तब टीचर ने निखिल भाई आगे की बात की,
और भी यदि कोई समझ में नहीं आए तो एक काम करो, मेरे घर पे आ जाना। यहाँ सब्जेक्ट की मर्यादा है, समय की मर्यादा है। मैं घर पे एक भी रुपया लिए बिना पढ़ाऊंगा, मगर मेरे क्लास का कोई लड़का कॉमर्स में फेल निश्चित तौर से नहीं होगा। ये ताकत। और मैं सच बताऊं, वो जब पास हो गया ना, पास हो गया तब आंख में आंसू। और आज आपके सामने बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं मैट्रिक से पास होकर के निकलने वाला था, उसी के 1 महीने पहले जोशी साहब स्कूल से रिटायर हो रहे थे। निखिल भाई, आज वो एमए हाई स्कूल अंधेरी का दृश्य आंखों के सामने, पूरी स्कूल रो रही थी। स्कूल के हर बच्चे ने शायद खाने का छोड़ दिया था। आज इस स्कूल में से जोशी साहब जा रहे हैं। क्या पिता का प्रेम और मां का वात्सल्य दिया था जोशी साहब ने। एक एक लड़का रो रहा था, सर आप हमें मिलेंगे, बार बार हम रास्ते में मिलेंगे तो आपके घर, आप एक काम करो सर मेरे घर पे आना। उसमें मैं भी साथ में था। आज आपको पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने लड़के हैं जो टीचर के रिटायरमेंट के बाद इनकी आंख में आंसू आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर टीचर कोई गलत अप्रोच पे जा रहे हैं, मगर एजुकेशन की व्यवस्था ऐसी हो गई जहां ये टीचर और लड़के का जो आत्मीय संबंध बनना चाहिए, बौद्धिक संबंध बनता है, आत्मिक संबंध नहीं बनता है। चलो आगे। आज आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, रियली वी आर एजुकेटेड? इस सब्जेक्ट पर आज सबसे पहली बात मैंने कही, आपको क्या लगता है मुक्ति, तृप्ति और भक्ति, 3 चीज इन छोटे बच्चे को तो माफ किया जाता है, मगर आप सब मेरे सामने बैठने वाले सब पढ़े लिखे को पूछना चाहता हूं, इतने साल के बाद इन बच्चे को तो तुम क्या पूछो, इनके बाद अभी क्या उम्मीद रखते हो? बीज है, कमजोर है, नादान है। आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या होगा उन लोगों को पता नहीं। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, आप सबको पूछना चाहता हूं, 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र के बाद यहां बैठने वाले माता बहनों और पिताजी और भाई जो भी है, उन सबको पूछना चाहता हूं, मुक्ति, तृप्ति और भक्ति आपके पास है क्या? आपसे चाहता हूं, इन लोगों की उम्मीद, इन लोगों की फ्यूचर की बात है, आपकी तो प्रेजेंट की बात कर, ये लोगों तो फ्यूचर की उम्मीद करता हूं कि पढ़ने के बाद इन लोगों के बाद मुक्ति, तृप्ति और भक्ति आ जाएगी। आपके पास क्या है? इस सभा में बैठने वाला कोई व्यसन, विकृति और विलास का शिकार नहीं। बाजार के क्षेत्र में निश्चित तौर से सेटिस्फेक्शन लेकर के बेटा तृप्त है और अपने माता पिता को, उपकारी जनों का भक्त है। आप पढ़े लिखे, इनको पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ों रुपए के मालिक हो गए आप, अभी आपको पूछना चाहता हूं, बच्चे के बाद उम्मीद मत रखो, आपको पूछना, यू हैव दिस, ये रिजल्ट आपके जीवन में है क्या? क्यों नहीं? जो आप नहीं लाए तो आपके बेटे से उम्मीद रख करके क्यों बैठे हो? जानना चाहता हूं। क्या जवाब दूं? दिग्गज में नहीं है तो नहीं, क्या है? ओके बोलो, पासिंग मार के मेरे जैसे तो यहाँ मेरे पास आ जाओ, पर मेरा पासिंग मार था यहां आ गया। आप बोल सकते हो पासिंग मार निश्चित तौर से मुझे खुश करने के लिए बोलते हो कि आपको लगता है कि गुरुदेव ये चीज, तीनों चीजें मेरे पास है, मुक्ति, तृप्ति और भक्ति 100%। क्या धन्यवाद देता हूं इस, कौन सी स्कूल है? विद्यानिकेतन। बहुत धन्यवाद देता हूं इस प्रवचन में आप सबको लेकर के आए। बहुत मुश्किल है यहां तक उन लोगों को लाना, वो आपने जो भी निर्णय किया, वो लोग तो क्या बोल भी सकते थे, मगर ये आपका जजमेंट, मैं निश्चित तौर से आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूं ऐसी चीज को लेकर के आप यहां आए। और एक बात और भी करना चाहता हूं, एक मां बनने वाली स्त्री
जिस दिन उनको पता चल जाता है कि मैं मां बनने जा रहा हूं, तब क्या करती है मालूम है निखिल भाई? उनकी सोच में, उनके जीवन में, उनके व्यवहार में वो बदलाव ला कर देती है। वो नहीं खाती है, वो नहीं पीती है, वो नहीं देखती है, वो नहीं बोलती है कि जिसके हिसाब से पेट में रहे हुए बच्चे को कुछ रॉन्ग मैसेज चला जाए। व्हाट आई वुड लाइक टू से, समझ गए क्या? निश्चित एक समय ऐसा था कि प्रेगनेंसी होने वाली वो स्त्री अपनी पूरी जीवन व्यवस्था बदल देती थी। आज यहां बैठने वाले टीचर्स को, मैनेजमेंट को, बहनों को, जो पढ़ाने वाली है, उन सबको बड़े प्रेम से इतना कहना चाहता हूं कि 9 महीने का समय मां संभाल लेती है, क्योंकि अपने बेटे को रॉन्ग मैसेज न जाए। मगर अब इन बच्चों की ओर से मैं आपको एक साधु के इतना कहना चाहता हूं कि स्कूल में करीबन जो वैकेशन चलता है ना, वैकेशन दीपक भाई, वो समर वैकेशन, ग्रीष्म वैकेशन, दिवाली वैकेशन, संडे की छुट्टी, सब होकर के करीबन 3 महीना, 12 महीने से 3 महीना वैकेशन में चला जाता है शायद। बराबर? ओके, आई एम बराबर। तो अभी मैं क्या कहना चाहता हूं, ये 3 महीना वैकेशन को छोड़ दो तो कितने बचते हैं? 9 महीना बचते हैं। मैं हर टीचर को और मैडम को इतना ही कहना चाहता हूं, एक बच्चे को रॉन्ग मैसेज न जाए, इसलिए 9 महीना तक माँ अपनी जीवन व्यवस्था बदल देती है, तो हजारों बच्चे को रॉन्ग मैसेज न जाए तो 9 महीना टीचर और मैडम को भी अपने जीवन की व्यवस्था निश्चित तौर से बदलनी चाहिए। एक माँ एक और 2 बेटे की माँ हो सकती है, मगर ये इन टीचरों का और शिक्षकों का बड़ा सद्भाग्य है, हजारों लोगों की माँ बनने का सौभाग्य आपको मिला है। तो मैं ये चाहता हूं ये आपके जीवन की व्यवस्था बन जाए। अभी लड़के लोग को थोड़ा पूछना चाहता हूं, समझ में आया कुछ? एक लड़का अपनी मां की अंगुली पकड़ के स्कूल में जा रहा था ना, मां उनको खींच रही थी, और एक कसाई समझते? हाँ, नहीं समझते? हाँ, एक कसाई बकरे को खींच के ले जा रहा था। निखिल भी समझे? यहां मां लड़के को खींच के ले जा रही थी, वहां वो कसाई बकरे को खींच के ले जा रहा था। तब बेटे ने मम्मी को पूछा, मम्मी ये कसाई ये बकरे को स्कूल ले जाता है क्या? समझ में आया कुछ? उनको लगता है स्कूल जाना वो स्लॉटर हाउस जाना समान है। बस इस छोटे बच्चे को भी मैं कहना चाहता हूं, विकृति के, व्यसन के और विलास के इस उम्र में आप जो समझते हो उनके शिकार मत बनना, जबान से गाली मत बोलना, जितने भी मार्क्स आवे मार्क्स से सेटिस्फेक्शन करो, गलत ट्रैक से मार्क ज्यादा लेने का प्रयास मत करो। और ये अभी व्यवस्था नहीं है क्या? टीचर स्कूल में एंट्री लेते क्लास में तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, व्यवस्था है, अच्छा है। और भी वो व्यवस्था थोड़ी आगे बढ़े, टीचर्स के, स्कूल के प्रिंसिपल के, माता पिता के, गुरु भगवान के, अपने परमात्मा के, अपने धर्म के वो 1 नंबर के भक्त बन जाए, तृप्त बने, मुक्त बने और भक्त बन जाए। दिस इज द गुड रिजल्ट ऑफ श्रेष्ठतम एजुकेशन। आप यदि एजुकेशन का ये रिजल्ट लाना चाहते हो, आज तो मैंने बिगिनिंग की है, ये एजुकेशन का रिजल्ट है। मगर एजुकेशन को लेकर के हम और भी क्या कर सकते हैं? मैं HRD मिनिस्टर को भी मिला था, और आज आपको जान के आनंद होगा, पूरे हिंदुस्तान में यदि आने वाले दिनों में मेरा भी इस नागपुर से उस लाइन पे प्रयास चल रहा है, अभी कोई डिक्लेयर तो करना नहीं चाहता हूं, मगर मेरा प्रयास है, यदि मॉरल एजुकेशन कोई भी HRD मिनिस्टर अपनी हर स्कूल में दाखिल करना चाहते विथ मार्क्स, तो उनका पूरे का पूरा सिलेबस मेरे पास तैयार है। फ्रॉम KG टू लेकर के मैट्रिक तक का सिलेबस, जो मॉरल एजुकेशन और उनका मार्क्स
यदि कोई एजुकेशन मिनिस्टर चाहे कि मैं प्रयास करना चाहता हूँ तो उनको सिलेबस सीधा रेडी सिलेबस तैयार है, मैं दे सकता हूँ, और वो दिशा में भी प्रयास शुरू है। भगवान की यदि परम करुणा रही तो उसमें भी हम सफल बन सकते हैं। आज फिर से रिपीट करता हूँ, इन छोटे बच्चे को लेकर के, आज नए जमाने की बात छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए। निखिल में मैं बम्बई में था, एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया। सब लड़के बराबर ढंग से सुनेंगे, ये मेरा जमाना और ये जमाना माने लगता है कि यू टर्न लगा दिया, यू टर्न। कोई दिमाग में ही बैठता नहीं कि ऐसे भी लड़के हो सकते हैं। एक टीचर भी ऐसा था, लड़के को ऐसे प्रश्न पूछे जिनका कोई जवाब न हो। समझे दीपक भाई? क्या मेरी थाली में रोटी है तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति क्या खाते होंगे? निखिल में ऐसे प्रश्न का कोई इस छोटे लड़के के पास जवाब होता है क्या? और टीचर ऐसा प्रश्न पूछता था कि जिनका कोई जवाब नहीं, और लड़के को डांटता था, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, कोई प्रश्न का जवाब नहीं। अभी लड़के बोले तो भी क्या बोले। मगर एक लड़का था मैट्रिक में, उसको लगा टीचर की जिंदगी भर बोलती बंद कर देता हूं, अभी एक बार उनको पूछने दे। वो टीचर ने ना मालूम एक दिन पूछ लिया। राजधानी एक्सप्रेस 1000 किलोमीटर की गति से चलती है, तो मेरी उम्र क्या होती है? अभी 1000 किलोमीटर राजधानी एक्सप्रेस जाती है, तेरी उम्र का क्या होना है? मगर एक लड़के ने हाथ खड़ा कर दिया, सही कहना है कि आंसर। टीचर को लगा जिस प्रश्न का जवाब नहीं उनके लिए वो अंगुली खड़ी कर रहा है। फिर भी हैरान, उसने बोला बोल सर 44 साल 44। और टीचर हैरान, 44 ही था। अभी तो बात पूरी होगी निखिल भाई, अभी 44 साल तक जवाब दे दिया तो अभी तो उनको टीचर को मौन रहना था ना। मगर टीचर भी थोड़ा और आगे निकला, उसने बोला एक बता देगा क्या? मेरी उम्र 44 ईयर से, वो तुझे कैसे पता चला? उसने बोला सर ये जानने का प्रयास न करो तो अच्छा है। टीचर को ऐसा लगा कि गड़बड़ क्या है, तू बोलेगा तो क्या? उसने सोचा भी नहीं था ऐसा जवाब आएगा। और टीचर ने पूछा नहीं मुझे जानना तो है, तुझे कैसे पता चला कि मेरी उम्र 44 ईयर्स है? और लड़के ने सीधा प्रेम से बोल दिया सर ऐसा है ना, आप जैसे अनप सनप प्रश्न पूछते हो ना, ऐसा ही प्रश्न मेरे घर में मेरा बड़ा भाई पूछता है। उनकी उम्र 22 साल है और हम लोग उनको आधा पागल बोलते हैं। समझ में आया क्या? ऐसे ही अनशन हो गया, आधा ये आधा पागल 22। उस दिन से टीचर ने पूछना बंद कर दिया, कुछ पूछना नहीं। तो आज हम यहां रुकते हैं। मुक्त कर दे सा विद्या अभिमुक्त है, ये मुक्ति का रिजल्ट, तृप्ति का रिजल्ट और भक्ति का रिजल्ट। मुक्त, तृप्त और भक्त बना दे वो एजुकेशन, और हम वही एजुकेशन हमारे साधु को दे रहे, और यही रिजल्ट को भी हम पा रहे हैं। कल एक बहन आई, मैं हैरान था। शाम को करीबन वो बहन आई, ऐसे कोई कपड़े नहीं थे कि पता चल जाए, कि कपड़े से पता चल जाए। वो रीच नहीं थी, कोरोना का माहौल, और करीबन रोज रोज ऐसे दो तीन लोग यदि परमिशन देता तो मिलने के लिए आते, नहीं तो बाहर रिक्शा में आकर के चिट्ठी दे के निकल जाते कि ऐसा प्रॉब्लम है। माने प्रॉब्लम को छोड़ के कोरोना के माहौल में कोई नहीं है। ऐसे ही कल एक बहन आए, आपके कपड़े को देखकर लगा कुछ रिक्वायरमेंट होगी आपकी, और किसी साधर्मी को ना बोलने का प्रश्न आया ही नहीं है। मगर जब हैरान तो तब था कि बहन ने 2 मिनट खड़ी रही, और खड़ी रहने के बाद अपने पास एक बटुआ था, उसमें से हाथ डाल के सोने की कंगन निकाली एक। माना साहब कोई बड़ी स्थिति मेरी नहीं है, मगर आपके प्रवचन सुनती हूँ, लाखों का डोनेशन देने की तो औकात भी मेरी नहीं है, मगर मुझे लगा मुझे भी कुछ करनी चाहिए चैरिटी, और उनको लेकर के गुरुदेव आपके पास आई हूँ। ना मत बोलना, मैंने खुद ने बोला बहन होता रहता है काम, किसी साधर्मिक को मैं ना नहीं बोलता हूँ। अच्छी व्यवस्था बन चुकी है, और एक साधर्मिक को आंसू पोछे जाते। महाराज साहब मैं कहाँ ये कहती हूँ कि कोई साधर्मिक का काम नहीं होगा, और मैं ये भी तो नहीं मानती हूँ मेरे कंगन से कुछ काम हो जाएगा। मगर
मेरा भी तो कुछ सहयोग चाहिए महाराज साहब, प्लीज आप ना मत बोलना। एक कंगन देकर के बहन गई, ये कौशिक बाजू में खड़ा था, शब्द नहीं थे मेरे पास एक्सप्रेशन करने के कि क्या 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 रुचि थी। आप देखो रुचि, 1 लाख 10 लाख का कोई डोनेशन था, रुचि थी। गुरुदेव ना मत बोलना, ये ले ही लेना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ, 2 ही मिनट में बहन वापिस आई। बाहर जाने के बाद वापिस आई, तब मुझे लगा कि बहन दोबारा वापिस क्यों आई। तब उसने कहा महाराज साहब बाहर निकलते निकलते मन में हो गया, एक ही कंगन दिया, दूसरा क्यों नहीं दिया। महाराज साहब दूसरा ले लो। तार तार तुम्हें रोने का मन होना चाहिए कि ये ताकत लेकर के एक बहन बेटी, दान नहीं था, ये रुचि थी, दान रुचि। और हमारे वहां मनुष्य जन्म पाने के लिए जो 3 गुण बताए आचार्य भगवान हरिभद्र सुमा ने, उसमें एक शब्द लिखा है, आपका अगला जन्म मनुष्य का कब मिलेगा, या तो ये मनुष्य का जन्म मिला। उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या था, हरिभद्र सुमा ने 3 शब्द लिखे, जिसके पूर्व जन्म में मध्यम गुण हो, अल्प कषाय हो और दान रुचि हो। दान नहीं, दान रुचि। रुचि दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन चैरिटी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुमने क्या किया, कितना दिया, दे पाए कि नहीं दे पाए फर्क नहीं है, मगर आपकी दान रुचि है। 100% अगले जन्म में आपका मनुष्य जन्म पक्का। एक बहन एक कंगन देकर के दूसरा कंगन देके तो चली गई, वो ठीक थी, मगर फिर उसने क्लैरिफिकेशन कर दिया, महाराज साहब कोरोना के माहौल में हर साधर्मिक का काम हो जाए, और कोरोना जब तक नहीं निकलेगा तब तक आने वाले दिनों में मेरे पास पैसे आ भी जाएंगे तो भी शरीर पे कोई भी सोना का गहना नहीं पहनूंगी। इतना बोल के बहन रो पड़े। और एक दूसरी बहन आई थी, डायमंड, सच्चे डायमंड की अंगूठी निकाल के दे दी। गुरुदेव कोई मैं जानता हूं वो बहन की आर्थिक संपन्नता कितनी, वो मैं दिल से जानता हूं। मैंने कहा कि बहन जरूर नहीं गुरुदेव, क्या औरतों को दे नहीं पाती हूं। और तो कल एक ही दिन में 2 प्रसंग देखे, 15-15 मिनट के गैप में 2 प्रसंग देखे। शाम को मैंने हर साधु को कहा, क्या भगवान का शासन है, क्या ताकत है, अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क दान का अमाउंट का हो सकता है, रुचि का कोई फर्क नहीं था। एक बार आप ऑब्जर्वेशन करना आपकी रुचि क्या। और मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, सिद्ध चक्र भुजन में सम्यक दर्शन पद की डेफिनेशन बताई, तत्व रुचि रूपाय सम्यक दर्शन आय स्वाहा। तत्व की रुचि वही सम्यक दर्शन है। माने आप एक बार चेक करना,